चलो बेटा करते हैं शुरुआत। आज है MT11, ठीक है। अब 2-4 MT11 और बचे हैं बस, फिर अपना फुल सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। तो MT11 देखते हैं टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए रोड 2 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर ब्रेक इफ टेंशन इन इट एक्सीड 1000 न्यूटन द मैक्सिमम टेंशन दैट मे बी गिवन टू सिमिलर रोड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। पहले रेडियस कितनी है? पहले बेटा ये डायमीटर है तुम्हारा और वो कितना है? 2 सेंटीमीटर का है, तो फिर रेडियस कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। बाद में रेडियस हो गई है तुम्हारी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बता देखना, मे बी गिवन टू द सिमिलर रोड। सिमिलर रोड का मतलब है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस तुम्हारी सेम है, और ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टेंशन अपॉन एरिया। तो मतलब फोर्स अपॉन एरिया भी कर सकते हैं हम, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से देखना फोर्स कितना आएगा, पहले है तुम्हारा 1000 बटा एरिया आ जाएगा पाई इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू, बाद में फोर्स पूछा है जब इसकी रेडियस हो जाए 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो जो F आएगा वो आएगा 1000 इंटू 4 मतलब 4000 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन आ रहा है अपना थर्ड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। द स्ट्रेंथ एट इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। इलास्टिक लिमिट जहां तक वैलिड होती है उसको हम इलास्टिक लिमिट का ही नाम देते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका यील्ड स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन बी आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर 2 मटेरियल्स x and y are shown in the figure. The graph are drawn the same scale. Choose the incorrect statement. Incorrect statement. Material x is ductile, material y is brittle. डक्टाइल और ब्रिटल हम जानते हैं, जिसका प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है वो अपना डक्टाइल मटेरियल होता है, जिसका प्लास्टिक रीजन कम होता है वो ब्रिटल होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये x है, ये y है, ये प्लास्टिक रीजन देखो ये वाला का रीजन है, और ये रीजन हम देखें तो ज़्यादा है कंपेरेबल टू इसके। तो मैं कह सकता हूँ कि x और y में x वाले का प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है, तो ये डक्टाइल है। तो फिर ये कौन बचेगा? ब्रिटल, ठीक बेटा। तो x इज डक्टाइल सही है, लेकिन अपन को पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो मटेरियल x डक्टाइल सही बोल रहा है, मटेरियल y इज ब्रिटल ये बात भी सही है। तो दोनों ऑप्शन ये तो सही है। मटेरियल x हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस। मटेरियल x हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस होता है अपना y इक्वल टू स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस बटा स्ट्रेस का मतलब हो गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप। अब यहाँ पे स्लोप देखो बेटा, तो इसका स्लोप θ1 है, इसका स्लोप θ2 है। हमें साफ साफ दिख रहा है θ1 ज़्यादा है θ2 से, तो मेरा y1 ज़्यादा होगा y2 से, या मैं कह सकता हूँ yx का ज़्यादा होगा y से, ठीक है। तो मटेरियल x हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस, सही बात है ये भी। मटेरियल x हैज स्मॉलर यंग मॉडुलस, यदि C सही है तो फिर डी गलत हो गया ना, और इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिग्मा इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज डिनोटेड बाई एप्सिलॉन, देन द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब जो डाटा दिया हुआ है वो एज इट इज रख देते हैं, हाफ स्ट्रेस की जगह सिग्मा है, और ये तो ये आंसर आ जाएगा बेटा हाफ सिग्मा ई। कौन सा आ रहा है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वायर इज स्ट्रेस बाय 2% देन द एनर्जी स्टोर इन वायर पर यूनिट वॉल्यूम। ये 2% है, तो 2% का मतलब डेल्टा एल बाई एल आ गया 2/100, मतलब 2 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर। नहीं सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा, 2 इंटू 10 की घात -2 आ गया है। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम अभी अपन ने देखा था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब हमें पता है इसमें स्ट्रेस की वैल्यू दी नहीं है, तो स्ट्रेस को लिख सकता हूँ मैं y इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन अलग से है, तो ये आ जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो यहाँ से देखना बेटा 1/2 y को रखो 2 इंटू 10 की पावर 9 इंटू स्ट्रेन आ गया अपना 2 इंटू 10 की पावर -2 का
स्क्वायर, 2 से 2 गया, 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की घात -4, तो 4 इंटू 10 की घात 5 आ रहा है ये, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 4 इंटू 10 की घात +5 में आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिक्विड एक्स हैज डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी बेटा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज पोर्स इन ए U2 विच कंटेन्स मरकरी, आगे मरकरी है, नीचे है। अनदर लिक्विड वाई इज पोर्स राइट आर्म ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, ये वाला कोई वाई है लिखा हुआ भी वैसे। इफ द अपर लेवल ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम देन द डेंसिटी ऑफ वाई, और ये अपनी मरकरी है, तो मैं देखो यहाँ पे प्रेशर सेम ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पी ए बराबर है पी बी। पी ए देखो कितना है बेटा, पी नोट प्लस रो, एक्स का डेंसिटी है 4 इंटू जी इंटू इसकी हाइट है 12, पी हो गया। पी बी देखना, इधर पी नोट इधर भी पी नोट था, तो पी नोट प्लस रो वाई वाला ले ले, तो रो वाई जी इंटू 10 हाइट है, प्लस रो एच जी बेटा ये 2 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, कहाँ तक है 2 सेंटीमीटर तक, तो 13.6 इसकी डेंसिटी है, जी इंटू 2 सेंटीमीटर, जी गया, पी नोट से पी नोट गया, ठीक है। तो अब पटेगा देखना, 12 इंटू 4 48 इक्वल टू 10 रो वाई प्लस 13.6 इंटू 2 13 दूनी 26 27.2, तो रो वाई आ जाएगा 48 माइनस 27.2 डिवाइड बाई 10, मतलब 20.8 डिवाइड बाई 10, तो ये आ रहा है 2.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.08, तो ऑप्शन आ रहा है अपना फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाई ए लिक्विड प्रिमिनल डिपेंड्स ऑन, मतलब कोई लिक्विड सॉलिड को वेट कर पाएगा या नहीं, मतलब उसको गीला कर पाएगा या नहीं, ये डिपेंड्स करता है बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन कोहेसिव, और हमें पता है यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, एक्यूट होता है, तो फिर वो उसको वेट कर देता है, और यदि ऑब्ट्यूस एंगल है तो वेट नहीं करेगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली, यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन घटता है, याद रखना, और वह टेम्परेचर से जिस पे सरफेस टेंशन 0 हो जाए उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ कैपिलरी राइज विथ रेडियस ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी में हम हाइट का फॉर्मूला लिखते हैं H इक्वल टू 2t cos थीटा सी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, अपॉन रो आर जी, ठीक है बेटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया थीटा सी ये, तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट, यदि थीटा 90 से छोटा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, टी सरफेस टेंशन है तो हाइपरबोलोग्राफ आएगा, और ये ऑप्शन सी में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इमिसिबल लिक्विड्स आर फिल्ड इन अ टैंक एज शोन इन द फिगर, द इफ्लक्स वेलोसिटी विल बी, ये वेलोसिटी पूछिए कितनी निकलेगी, तो देखो यदि पूरा एक लिक्विड भरा हुआ होता तो हमें पता है √2gh होती, याद भी है, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग लिक्विड है, तो मैं बर्नौली लगा देता हूँ बेटा फर्स्ट और सेकंड केस में। तो फर्स्ट वाले में देखना पी नोट एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस यहाँ रेफरेंस लेवल ले लो, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा देखना कितना ρgh प्लस 2 ρgh, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, तो ρgh हाइट का तो ये है, और ρgh 2 ρgh हाइट का ये है, प्लस इसकी स्पीड को मैं लगभग 0 मान लेता हूँ, ये अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, तो ये 0 इक्वल टू यहाँ का प्रेशर कितना पी नोट, प्लस ये रेफरेंस लिया है तो यहीं की पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 प्लस हाफ इंटू कौन सा लिक्विड बाहर निकल रहा है, 2 रो वाला बेटा बाहर निकल रहा है, तो 2 रो वाला तो 2 रो इंटू वी स्क्वायर, पी नोट से पी नोट कट गया, ρgh प्लस 2 ρgh 3 ρgh इक्वल टू 2 से 2 कट गया, रो वी स्क्वायर, रो से रो कट गया, तो वी आ गया √3gh, कितना आ रहा है
3gs वेलोसिटी। तो ऑप्शन आ रहा है अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रीमलाइन मैनर शोन इन फिगर इज गिवन बाई। तो देखो बेटा, यहाँ पे मुझे पता है ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, इस तरह से देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे जो लाइन डेंसिटी होगी वो डेंसर हो जाएगी स्ट्रीमलाइन, और जहाँ पे स्ट्रीमलाइन डेंसर होती है वहाँ की स्पीड ज़्यादा होती है। क्या होती है? स्पीड ज़्यादा होती है। तो मैं ये भी जानता हूँ P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। तो मुझे पता है कि V2 बड़ा है V1 से, क्योंकि डेंसर हो रही है स्ट्रीमलाइन। V2 बड़ा है तो पक्की बात है कि P1 बड़ा होगा P2 से। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, फिर प्रेशर कम हो गया, सही ना। फिर वापस स्पीड कम होगी तो प्रेशर बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखना, इसमें पहले प्रेशर था फिर प्रेशर बढ़ता हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो तो प्रेशर घटा है। तो ये कहानी गलत हो गई है। इसमें देखा जाए तो देखो पहले प्रेशर था फिर लगातार घट रहा है, फिर यहाँ पे वापस आए तो प्रेशर कांस्टेंट, इस जगह प्रेशर कांस्टेंट है, फिर इधर आए तो प्रेशर वापस से बढ़ा है, और फिर यहाँ तक प्रेशर कांस्टेंट है, फिर अंदर आए तो वापस से प्रेशर घटा है। तो ये वाला बिल्कुल सही दिखा रहा है। सी और डी में तो सी में लगातार प्रेशर घट रहा है, डी में लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये तो वैसे भी गलत हो गई। तो ऑप्शन आएगा अपना बी वाला। नेक्स्ट, ए पीस ऑफ आइस इज टाइड टू बॉटम एज शोन इन द फिगर, व्हेन आइस मेल्ट देन वाटर विल बी। देखो यदि ये नीचे से बाउंडेड नहीं होता, आइस को बंधा हुआ नहीं रहता, तो आइस इस तरह से मेल्ट होती। और ये ऊपर वाला, फिर हमने क्वेश्चन किया भी क्लास नोटबुक में, यदि आइस पूरी मेल्ट हो जाती है तो वाटर लेवल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो कब की बात थी? जब आइस फ्लोट कर रही है। इसमें ये आइस अंदर की तरफ डूबी हुई है, मतलब ये जो अंदर वाला वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम ये पहले से ही अलग से डिस्प्लेस किया हुआ है। जब आइस मेल्ट होगी तो हमें पता है इसकी डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घट जाएगा, तो वाटर लेवल होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होगा ना वो एक्चुअली में कम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो वाटर लेवल डिक्रीज होगा। ध्यान रखना बेटा, रिमेन सेम नहीं रहेगा। रिमेन सेम तब रहता जब पानी के ऊपर आइस अपने आप फ्लोट करती रहती और कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई सिक्का विका कुछ भी ना हो। A mercury drop of radius 1 centimeter is spread into 10 की पावर 6 droplet of equal size. The increase in surface energy, increase in surface energy बोल दो या वर्क डन अगेंस्ट सरफेस एनर्जी बोल दो। तो इसका हमें फॉर्मूला याद है, जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी आता है डेल्टा एसी, उसको हम लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर टी एन की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखो डाटा रखो, 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 10 की घात -4 इंटू टी 0.32 एन 10 की घात 6 और इसकी घात 1/3 -1। ये तो मुझे पता लगा हुआ ये 100 आएगा। 10 की घात 6 की पावर 1/3 100 आ गया। 100 - 1 99। तो ये आगे बेटा देखना, 4 इंटू 3.14 इंटू 0.32 इंटू 99 इंटू 10 की पावर -4। जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये अपना लगभग आएगा 3.98 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये 398 आएगा, सॉरी कितना आएगा? 398 आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लगभग 39.8 इंटू 10 की पावर -3 जूल। 39.8 इंटू 10 की पावर -3 को मिली जूल लिख दो। तो ये ऑप्शन बेटर है अपना सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इनकरेक्ट में देखना, एक्सेस प्रेशर फॉर लिक्विड ड्रॉप के कारण एक्सेस प्रेशर 2T/R होता है, ये तो सही है। एक्सेस प्रेशर ऑफ एयर बबल इनसाइड वाटर 40/R होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम लिक्विड के अंदर की बात करते हैं, तो अपन ने कहा था कि बबल हो चाहे एयर बबल होगा, लेकिन यहाँ पे है वाटर और यहाँ पे है एयर। तो एयर और वाटर एक बार सरफेस चेंज हो रही है
तो 2T/R ही होता है, ठीक है ना। तो एक्सेस प्रेशर ऑफ ए सोप बबल इज 40/R, ये तो सही है। एक्सेस प्रेशर ऑफ एयर बबल इनसाइड वाटर, ये 2T/R, ऊपर देखो 40/R दिया है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो अपना ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लिक्विड ड्रॉप्स कोलैप्स इन फ्रॉम ए सिंगल ड्रॉप, 2 छोटी छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है, तो इस केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रिलीज होती है बेटा, रिलीज होती है, ध्यान रखना। अपन ने जैसे एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में कन्वर्ट किया था, तो उस केस में वर्कडन करना पड़ा था, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ी थी, एब्जॉर्ब हुई थी। और छोटी बूंद मिलके बड़ी बूंद बनाती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम होता है मतलब एनर्जी रिलीज होती है, तो इवॉल्व होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। अब देखो बेटा, एन एलॉय इज मेड बाय मिक्सिंग द मेटल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, if masses of two metals used are m1 and m2 respectively, then density of alloy, मतलब density of mixture पूछा है। density of mixture क्या होता है, टोटल मास बटा टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास आ गया m1 प्लस m2, वॉल्यूम आ गया v1 प्लस v2, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का आइडिया दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं वॉल्यूम को लिखता हूँ डेंसिटी बटा डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या लिखता हूँ, मास बटा डेंसिटी, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2, v1 की जगह लिख दूंगा मैं m1/ρ1 प्लस v2 की जगह m2/ρ2। कौन सा ऑप्शन बेटर है, ये ऑप्शन बेटर है अपना बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, An incompressible liquid is flowing through a horizontal pipe of a shape as shown in the figure. The value of V पूछा है, तो ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई। वो क्या कहती है, 5 × A, जितना लिक्विड अंदर जाएगा उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा, तो 6 × A/2 प्लस V × A/3। एरिया 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 कट गया, 2 से 3 कट गया, तो 5 - 3 = V/3, तो V आ गया बेटा 2 × 3, 6 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन आएगा ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फेरिकल बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड इन ए विस्कस लिक्विड विद स्पीड ग्रेटर देन द टर्मिनल स्पीड Vt देन स्पीड ऑफ द बॉडी। मान लो एक लिक्विड है, ठीक है, इसमें किसी भी बॉडी को तुमने फेंका, स्फेरिकल ड्रॉप को फेंका, तो यहाँ पे स्पीड है v, और विस्कस फोर्स इस v के अपोजिट लगेगा तो ऊपर लगेगा, और कितना लगेगा 6π/RV लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर की तरफ लगेगा बायनेंसी फोर्स। अब देखो, यदि ये जो तुमने स्पीड से फेंका है v, ये v स्पीड टर्मिनल स्पीड से ज़्यादा है, टर्मिनल स्पीड अभी बताते हैं। जब टर्मिनल स्पीड से ये स्पीड v ज़्यादा है, v स्पीड ज़्यादा है, तो विस्कस फोर्स भी ज़्यादा होगा, तो mg fb से ज़्यादा होगा विस्कस फोर्स। जब ये विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा तो नेट फोर्स ऊपर आएगा, स्पीड नीचे है, नेट फोर्स ऊपर है, तो ये रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन होगा तो स्पीड लगातार धीरे धीरे घटेगी। कब तक घटेगी, जब तक, अब ये स्पीड घटती रहेगी तो विस्कस फोर्स भी घटेगा। कब तक घटता रहेगा, जब तक घटता रहेगा जब तक mg नीचे लगने वाला फोर्स और बायनेंसी प्लस fv ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर ना हो जाए। जब इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तब नेट फोर्स 0 हो जाने से एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब स्पीड का बढ़ना रुक जाएगा, और स्पीड का जो बढ़ना रुक जाएगा तो वहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी वो। तो यहाँ पे देखना स्पीड लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी, और बाद में जाके कांस्टेंट हो जाएगी। तो डिक्रीज का मतलब ये वाला है बेटा, डिक्रीज हो जाएगी और बिकम्स Vt। Vt का मतलब टर्मिनल स्पीड हो जाएगी, उसी को हम टर्मिनल स्पीड बोलते हैं जो कांस्टेंट हो जाती है। 2 rods A and B of different material and same cross sectional area are welded together as shown in the figure. If their thermal conductivity are K1 and K2, then thermal conductivity of composite rod। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जो हम K इक्विवेलेंट है फॉर्मूला याद रखो, L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन, और इसमें स्पेशल केस था कि यदि दोनों की लेंथ सेम हो, और यहाँ पे देखो लेंथ सेम दे ही रखी है और लेंथ सेम रहो, तो हम फॉर्मूला ही याद रखते हैं 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है
डी वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, ऐसा यूनिट ध्यान रखना बेटा, याद नहीं रहती कोई बात नहीं, निकाल लेते। आई इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। आई को लिखता हूँ मैं एम्पियर मत लिख देना, वोट है, तो वोट इक्वल टू के इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कैलविन बटा मीटर। इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा, तो जो के की यूनिट आएगी वो आएगी वोट पर मीटर कैलविन। ये कैलविन है, ये के थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है ना। तो वोट पर मीटर कैलविन, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल रोड्स ऑफ सेम मटेरियल हैव बीन जॉइंड टू मेक इट ए एक्स शेप स्ट्रक्चर इफ देयर एंड्स आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर एज शोन इन द फिगर, देन टेम्परेचर एट जंक्शन, जंक्शन पे टेम्परेचर पूछा है, टी मान ले। और इसमें हमने पहले कहा था कि ऑल आइडेंटिकल रोड है, मतलब सभी का रेजिस्टेंस सेम मान लेते हैं, इसने दिया है आइडेंटिकल है तो, ठीक है। और ये हम एक तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले की हेल्प से कर लेते हैं, किरचॉफ लॉ। तो या तो टेम्परेचर टी को सबसे ज़्यादा मान लो या सबसे कम मान लो। और मुझे पता है इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 और इसमें I4। तो I1 समेशन ऑफ करंट क्या होगा, किरचॉफ ने क्या कहा था, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। करंट को लिखता हूँ मैं क्या, डेल्टा टी बाई आर। तो देखना बेटा टी माइनस 60 बटा आर प्लस टी माइनस 40 बटा आर प्लस टी माइनस 100 बटा आर प्लस टी माइनस 0 बटा इक्वल टू 0। टी टी 4t हो गया, ये माइनस माइनस का 60 माइनस का 40 माइनस का 100 माइनस का 100 माइनस का 200 और ये 0 है, तो 0 इक्वल टू 0। तो टी आ गया बेटा 200 बटा 4, 50 डिग्री सेल्सियस। कितना आ रहा है ये, 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन आएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लैक बॉडी इज एट 527 डिग्री सेल्सियस, इट इमिट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा टी की पावर 4, लेकिन ध्यान रखना ये टी रखना होता है कैल्विन में। तो 527 की पावर 4 मत कर देना, 527 प्लस 273, तो ये आ गया 800 और 800 की पावर 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। स्टीफन बोल्ट्जमान लो, तो ऑप्शन आएगा डी वाला। A particle performing a system with an amplitude A, the displacement of the particle from the mean position where the kinetic energy of the particle and elastic potential energy are in the ratio 1:2 है। मतलब देखें तो काइनेटिक एनर्जी बटा पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, 1 बाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या हाफ के भी लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर को, डिवाइड बाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से देखना बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 2, तो 3x स्क्वायर बटा 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया 2a स्क्वायर बाई 3, तो बेटा x कितना आएगा, √2/3 a आ जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। नेक्स्ट, ए स्प्रिंग पेंडुलम oscillate in a vertical plane such that time period of oscillation is t. If the whole setup is hung from a ceiling of electron moving up with an acceleration g/2, then the time period of the oscillation, बेटा स्प्रिंग पेंडुलम ध्यान रखना, और स्प्रिंग पेंडुलम का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2π m/k, ठीक है ना। तो m/k होता है, तो मुझे पता है ये g/2 मतलब ऊपर लेफ्ट को एक्सेलरेट करो या नीचे करो, कोई टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो टी आएगा। यदि ये सिंपल पेंडुलम होता तो टी इक्वल टू 2π√L/g होता है, और जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हैं तो g प्लस ए हो जाता है, ध्यान रखना ये चीज़। लेकिन वो सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे क्या पूछा है, स्प्रिंग पेंडुलम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड में। नेक्स्ट, इन एसएसएम फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज, बेटा याद ही होगा शायद, π/2 होता है। कितना होता है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस π/2 होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी π/2 होता है,
और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल पेंडुलम 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए कार्ट, एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन √3 g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर जा रहे हो तो देखना, ये तो इधर आ जाएगा √3g, ये इधर आ जाएगा g, तो जो g इफेक्टिव होगा वो आ जाएगा g² प्लस a² का अंडर रूट, मतलब g² प्लस √3g का स्क्वायर करो तो 3g² अंडर रूट, मतलब 4g² का अंडर रूट, मतलब 2g आ गया। कितना आ गया? g इफेक्टिव 2g आ गया। द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन ऑफ द पेंडुलम अबाउट। अभी देखो सिंपल वो स्प्रिंग पेंडुलम आया था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा था, ये सिंपल पेंडुलम है, इसमें फर्क पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला था बेटा T = 2 पाई L/G इफेक्टिव, तो 2 पाई L की जगह बेटा 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर को मैं क्या लिखता हूँ 50/100 मीटर हो गया ये, इंटू G इफेक्टिव अभी निकाला है अपन ने 2G, ये अंडर रूट में बेटा, तो ये कितना देखना 2 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे 2 पाई 2 और 2 4 का 2 बाहर आ गया। G को बेटा मैं पाई² भी लिखता हूँ, और रूट में वो पाई² आएगा तो पाई आ जाएगा बाहर, तो इससे पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1 सेकेंड आ गया टाइम पीरियड। कितना आ गया बेटा? 1 सेकेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM आर इन द डायरेक्शन। ये देखो y1 1 इंटू साइन, y2 भी 1 इंटू साइन ओमेगा टी है। मुझे पता है इसका एडिशन जो होता है एज वेल एज वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं हम, तो यहाँ पे देखो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो मैं क्या a नेट जो आएगा उसको ऐसा लिखता हूँ 2a cos del phi बाई 2, तो 2 इंटू 1 cos π/3 है बेटा, π/3 का मतलब 60 डिग्री है, तो 60/2, 2 cos 60/2 cos 30 होता है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 गया तो वैल्यू आ गई बेटा √3 का मतलब ऑप्शन सी आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज अंडरगोइंग SHM फॉर ए विच ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एज शोन। तो ये बेटा फोर्स का आ गया m⍵² x, इट्स टाइम पीरियड, इनसे टाइम पीरियड पूछा है, चलो ओमेगा निकालेंगे, टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो देखो बेटा 13.5 = m की जगह लिखूंगा 1 इंटू ω² इंटू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 1.5, पॉइंट से पॉइंट हटाओ 135/15, ये काटोगे तो बेटा 9 से आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा 3 = 2 π/t, तो t आ जाएगा 2 π/3 सेकेंड। कौन सा आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है, 2 π/3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वायलिन स्ट्रिंग इज लेंथ L इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव। कौन सी नहीं है वेवलेंथ? पहली बात तो ये है, और बोथ एंड से फिक्स है, ये ध्यान रखना बेटा, दोनों एंड से फिक्स है। तो देखो इस तरह से बना सकते हैं हम, इस तरह से दोनों एंड से फिक्स है, तो मुझे पता है इसका फंडामेंटल बनेगा ना, वो इस तरह से बनेगा, और इस तरह से बनेगा, तो ये लंबाई कितनी हो गई λ/2 = L है। अगला बने तो देखना बेटा वो इस तरह से बन जाएगा, तो ये कितना हो गया लैम्डा, तो लैम्डा = L। उससे अगला, क्योंकि एंड है तो दोनों तरफ ये तो बताया कि नोड बनने वाला है, ठीक है बेटा। तो अगला आ गया अपना ये वाला, देखना इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो 3λ/2 = L, मतलब ये लूप बन रहे। कभी देखो इस पहले एक लूप बना, फिर 2 लूप बने, फिर 3 लूप बने, तो मैं एक तरह से बात करूँ तो ये लिखता हूँ, देखना λ = nλ/2 = L, तो λ = आ गया, देखना बेटा 2L/n, ये आ रहा है अपना स्टैंडर्ड डाटा। क्या आ रहा है? λ = 2L/n, तो देखना λ आएगा ना, वो आएगा 2L/1, 2L/2, 2L/3, 2L/4,
2L/5, 2L/6, 2L/7, 2L/8। बेटा n क्या है? n नंबर ऑफ लूप्स है। तो देखो कौन कौन सा बैठ रहा है? L/2 बैठ रहा है क्या? ये आ गया L/2, सही है। L/3, L/3 कहीं ना कहीं तो बैठ जाएगा, ये लो L/3 भी बैठ गया, सही है। ऐसे आगे चलता रहेगा। 2L/3, 2L/3 ये रहा। 3L/2, मुझे नहीं लगता 3L/2 1.5L कहीं ना कहीं बैठेगा, तो फिर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है बेटा। नेक्स्ट, इन द फिगर शोन द टाइम पीरियड एंड द एम्पलीट्यूड रेस्पेक्टिवली व्हेन m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड। तो इसका टाइम पीरियड देखो हमें याद ही है, t = 2π √m/k आएगा। तो ये अपने एक तो ऑप्शन ए में है और एक ऑप्शन सी में है, ठीक है ना। और देखो रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, स्प्रिंग कहाँ रिलैक्स रहेगी, मतलब नेट फोर्स कहाँ जीरो होगा। तो मुझे पता है इधर लगेगा mg sin थीटा, पीछे लगेगा kx, तो x हो जाएगा mg sin θ/k। तो ऑप्शन आएगा अपना फर्स्ट ए। A cord attached to rigid support in vibrating into 6 loop when its tension is 36 Newton. The tension at which it will vibrate in 4 loop. देखो बेटा, when tension ये A cord attached to rigid 2 support, मतलब 2 सपोर्ट के बीच में यहाँ रिजिड है, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है ना बेटा, F होती है, वो होती है V/2L। V/2L का मतलब हो गया NV/2L कर लो, तो N/2L। V को भी लिखता हूँ मैं T/μ। फ्रिक्वेंसी सेम है, तो मैं कह सकता हूँ N × √T कांस्टेंट है, तो मतलब N1/N2 = T2/T1 का √, अंडर रूट यहाँ आएगा। तो इस रूट को उठाने के लिए इधर स्क्वायर कर दूँ, तो मैं लिखता हूँ N1/N2 स्क्वायर = T2/T1। N1 कितना बेटा 6, N2 4 लूप बन रहा है, इसका स्क्वायर कर दो। T2 पूछा है, T1 36, ये 2 ये 3, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 आएगा। 9 चौक 36, तो T2 आ गया बेटा 9 × 9, मतलब 81 न्यूटन। कितना आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन इन वायर। देखो अभी देखा अपने फ्रीक्वेंसी और टेंशन के बीच में क्या ग्राफ था। इसका ग्राफ बेटा F प्रोपोर्शनल है √T के। तो ग्राफ किसे मुझे बताया, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है T के। तो यदि तुम फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और प्रोपोर्शनल T करोगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा, इसको तो 1 मानोगे पावर और इसकी पावर 1 है, तो ये ग्राफ आएगा अपना स्ट्रेट लाइन का बेटा, ठीक है ना। इन SHM व्हेन ए पार्टिकल पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन, ध्यान रखना, देन पार्टिकल स्पीड एंड एक्सेलरेशन। जब मीन पोजीशन से गुजरता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मतलब स्पीड मैक्सिमम होती है, और फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो स्पीड तो है बेटा मैक्सिमम और एक्सेलरेशन है 0। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है देख लो। देखिए स्पीड मिनिमम गलत हो गया है, तो स्पीड मैक्सिमम सही है, एक्सेलरेशन मिनिमम बट नॉट 0 ये गलत हो गया है। स्पीड मिनिमम ये वैसे ही गलत हो गया, स्पीड मैक्सिमम और एक्सेलरेशन 0, तो ऑप्शन आ रहा है अपना डी वाला, ठीक है। व्हेन ए पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स, यदि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो F = -kx को फुलफिल करता है, या A = -ω² x को फुलफिल करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज एंड एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। बेटा एक्सेलरेशन भी x का फंक्शन है, मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। वेलोसिटी ने एक्सेलरेशन चेंजेज कंटिन्यूसली, सही है। वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, तो ये बात वैसे ही गलत हो गई। वेलोसिटी ने एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन आ गया अपना बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए वायर ऑफ लीनियर डेंसिटी 8 × 10⁻³ kg पर मीटर एंड लेंथ 2 मीटर इज स्ट्रेस बाई ए वेट 20 kg द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वायर। तो देखना बेटा, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी F इक्वल टू आ गया 1/2L अंडर √T बाई म्यू। डाटा रख देते, 1/2L की जगह 2 आ गया। टेंशन बटा 20 kg के कारण आया है, तो mg 200 बटा म्यू 8 × 10⁻³ इसको सोल्व करते हैं तो देखना ये 4 आ जाएगा। तो 1/4 × 10⁻5 आ गया, मतलब 100 बटा कितना आ रहा है 16 × 10 √10 में आ गया। तो ये आएगा देखना 25 और ये आ गया 4। तो 25/4 कितना होता है 6.25 × 10 आ गया। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है 20 kg। तो यहाँ से देखो mg 20 200 आ गया, 10⁻5 का ये 10⁻2 स्क्वायर आ गया। सही चल रहा है बिल्कुल। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये अपना डाटा आएगा बेटा कितना, लगभग √10 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये अपना ऑप्शन आएगा सी वाला। ठीक है। ए स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर वाइब्रेट्स इन 6 लूप द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स। देखना 4 मीटर को मैंने 6 लूप में तोड़ा है। 6 लूप में तोड़ने का मतलब समझ जाना बेटा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक लूप, 2 3 4 5 6 लूप, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर है। तो मुझे बताइए ये लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, तो 3 लैम्डा इक्वल टू 4 है। तो लैम्डा कितना है 4/3 है। लेकिन हम जानते हैं 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का सेपरेशन, एंटी नोड एक तो ये है, एक एंटी नोड ये है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो λ/2 होता है। तो एंटी नोड के बीच का सेपरेशन λ/2, λ/2 को मतलब 4/3/2, तो ये 2/3 आएगा बेटा। कितना आएगा, तो 2 कंसेक्यूटिव नोड के बीच का पूछ ले या 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच का पूछ ले, 2/3 मीटर आ जाएगा। द स्पीड ऑफ ए वेव इन सर्टेन मीडियम इज 1080 मीटर पर सेकेंड इफ 1800 वेव पास ओवर ए सर्टेन पॉइंट इन मीडियम इन 30 सेकेंड में। तो 30 सेकंड में 1800 वेव बना रही, तो 1 सेकंड में कितनी बनाएगी, वही मेरी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1800/30 60 हर्ट्ज। ठीक है बेटा। अब मुझे पूछा है वेवलेंथ, तो लैम्डा होता है V/F 1080 डिवाइड बाई 60, 0 0 गया, 6 कम 6 4 बचा, 8 6 48 18 मीटर। ऑप्शन आएगा अपना सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाई y = 10 sin 4πt - π/16x इफ x एंड y आर इन सेंटीमीटर देन वेलोसिटी ऑफ वेव इज। देखो ओमेगा और x, t और x, ओमेगा t और kx यदि दोनों सेम साइन के होते हैं तो वेव जाती है पॉजिटिव एक्सेस में, और ओमेगा टी और kx दोनों अपोजिट साइन के होते हैं तो वेव जाती है नेगेटिव एक्सेस में। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेस में जाएगी, ये तो श्योर है क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के, और ये दोनों सेम साइन के होते तो नेगेटिव एक्सेस में जाती। वेव जाएगी बेटा एक्स डायरेक्शन में। किधर जाएगी, एक्स डायरेक्शन में। ये भी सही है, हालांकि चारों ऑप्शन में एक्स डायरेक्शन लिखा हुआ है। अब देखो उसके बाद, लेकिन ये पता चल गया कि पॉजिटिव एक्सेस में जाएगी, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव होती है बेटा v = ω/k। ओमेगा है 4π, k है पाई इंटू 16, पाई से पाई कट गया, 16 चौक 64, तो 64 मतलब 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जाएगी। दोबारा कह रहा हूँ मैं, ओमेगा टी और kx दोनों यदि सेम साइन के होते तो वेव जाती है नेगेटिव एक्सेस में, और ओमेगा टी और kx दोनों अपोजिट साइन के होते तो वेव जाती है पॉजिटिव एक्सेस में। A point source of sound is placed in a non-absorbing medium. 2 points A and B are in the distance 2 मीटर and 3 मीटर from the source. और point source है बेटा, the intensity of the sound A and B
इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स के कारण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे आई ए बटा आई बी, आर बी बटा आर ए का स्क्वायर, मतलब 3/2 का स्क्वायर, मतलब 9/4 आएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी वाला। नेक्स्ट, ए सोनोमीटर वायर इज लेंथ एल वाइब्रेट इन फंडामेंटल मोड व्हेन एक्साइटेड ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 416 हर्ट्ज। इफ द लेंथ इज डबल कीपिंग अदर थिंग्स सेम द स्ट्रिंग विल, लेंथ डबल कीपिंग द सेम अदर थिंग्स विल बी सेम, अदर थिंग विल बी सेम मतलब फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है, फिर तो वाइब्रेट उसी फ्रीक्वेंसी पे करेगा। ये तो 416 हर्ट्ज पे करेगा बेटा, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ पर डिपेंड थोड़ी करेगा, ये तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो ये ऑप्शन अपना सी आएगा, क्योंकि इसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फिर द टू वेव हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 1:9 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ द आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम पूछा बेटा। आई मैक्सिमम बटा आई, ये भी अपना फॉर्मूला याद होना चाहिए, √I1 प्लस √I2 डिवाइड बाई √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पे रखो, देखना, √9 प्लस √1 बटा √9 माइनस √1, और इसका √9 होता है बेटा, ये स्क्वायर है, √9 होता है 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1 स्क्वायर, मतलब 4/2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 4 आ गया बेटा। तो ये आएगा 4:1 आ जाएगा। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम कितना आएगा? 4/1 रेशियो, मतलब ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट, इन ए रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट रेजोनेंस इज ऑब्टेन बाई 10 सेंटीमीटर। देखो 10 सेंटीमीटर पे फर्स्ट रेजोनेंस आ रहा है। रेजोनेंस ट्यूब हम अच्छे से जानते हैं, इस तरह से होता है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ होता है बेटा, तो ये इट इज ए बिहेव एज ए क्लोज ऑर्गन पाइप, और इस तरह से होता है ये। तो ये जो थोड़ा ऊपर सेपरेशन हो गया वो ई एंड करेक्शन आ गया, और ये लेंथ है L1, और ये सेपरेशन हो जाएगा मेरा λ/4। तो देखो पहला ऑब्जर्वेशन कहाँ है यार, λ/4 वाला, वो आया है बेटा L1 प्लस ई पे। एंड सेकेंड रेजोनेंस इज ऑब्टेन फॉर 32 सेंटीमीटर। सेकेंड का मतलब जान जाना बेटा, वो इस तरह से हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो ये लेंथ पूरी आ जाएगी अपनी कितनी, L2 प्लस ई, और ये मेरा कितना आ गया 3λ/4। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3λ/4 इक्वल टू L2 प्लस, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। हालांकि आंसर यदि फॉर्मूला भी याद होता है तो आप सीधा लिख सकते हो। अब देखो λ/4 को मैं सीधा लिख देता हूँ, तो 3L1 प्लस ई इक्वल टू L2 प्लस ई, λ/4 की जगह ये रख दिया है। तो देखना बेटा 3L1 प्लस 3E इक्वल टू L2 प्लस ई, इधर ले आओ 3L1, एक काम करो, L2 माइनस 3L1 इक्वल टू 2E। L2 की वैल्यू बेटा 32 माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 2E। तो 2E आ गया 2, तो E आ गया 2/2, 1 सेंटीमीटर आ गया है। कितना आ गया है? 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट, ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड मास M इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स अंडर टेंशन T, देन इट कैन वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी गिवन बाई। ए यूनिफॉर्म रोड लेंथ मास M फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, बोथ एंड से फिक्स है, तो मैं लिखता हूँ बेटा फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है मेरी NV/2L, मतलब N/2L √T/μ, और म्यू को लिखता हूँ मैं M/L। तो देखना बेटा F इक्वल टू आ गया N/2L √T M इंटू L, L को अंदर ले जाओ इस बाहर वाले को, तो N/2 T इंटू L/M इंटू, ये L अंदर जाएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा, इस L से ये L कट गया, तो F आ गया बेटा N/2 √T/ml, ये आ रहा है। अब N को रखते रहो, कभी N 1 2 3 4 5, तो देखो इसको तो रहने दो N/2 को, तो एक बार ये तो सब जगह आए,
सही ना, t/√ml। तो t/√ml बेटा यही बैठ रहा है, ये वाला नहीं बैठ रहा, ये वाला वैसे नहीं बैठ रहा, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ हो, हालांकि तुम डायमेंशनली भी फिर एक बार के लिए तो शायद देख सकते थे, ठीक है बेटा। तो अपना ऑप्शन बैठ गया फर्स्ट वाला। अगला, ए स्ट्रेच वायर ऑफ लेंथ 114 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट whose frequency are in the ratio 1:3:4। the length of the segment must be in the ratio। लेंथ का रेशियो पूछा है तुमसे, तो देखो बेटा L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू 114 सेंटीमीटर है। पहली बात तो ये आ गई। फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया है तुम्हें, तो देखो F1 F2 F3, फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, तो V/2L1 V/2L2 V/2L3 इक्वल टू 1:3:4। मतलब मैं कह सकता हूँ 1/L1 1/L2 1/L3 इक्वल टू 1:3:4। तो बेटा L1 रेशियो L2 रेशियो L3 आ जाएगा 1/3 1/4। एक काम कर ले, 4 3 12 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो L1 रेशियो L2 रेशियो L3 आ जाएगा 12 1/3 इंटू 12 4, और 1/4 इंटू 12 3, तो 12:4:3 आएगा बेटा, 12:4:3, ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन फ्री फॉलिंग इट। सिंपल पेंडुलम में पहली बात तो ये है, और फ्री फॉलिंग है। फ्री फॉलिंग का मतलब है जी इफेक्टिव 0 है, टाइम पीरियड होता है 2π√L/G इफेक्टिव, और जब जी इफेक्टिव 0 हो गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा कुछ बटा 0, मतलब इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन आएगा इनफाइनाइट वाला, या नॉट डिफाइंड होता, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया बी। चलो अपना MT11 कंप्लीट हुआ, ओके बेटा। अब MT12 की तैयारी करो ढंग से।